हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। सिंपल इकोनॉमिक्स चैनल पर आपको सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने सीरीज शुरू की हुई है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संपूर्ण अध्ययन, जिनसे रिलेटेड 3 पार्ट में अपने चैनल पर बना के डाल चुकी हूँ। आज की क्लास यानी कि 4th पार्ट में हम जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के संतुलन के सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। सबसे पहले जान लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। वे एक ही कीमत पर किसी समरूप वस्तु की बिक्री करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग द्वारा कीमत तय की जाती है। विक्रेता अधिक होने के कारण कोई भी एक विक्रेता या उत्पादक की कीमत पर प्रभाव नहीं डालता। पूर्ण प्रतियोगिता में एक विक्रेता या उत्पादक उत्पादन करना बंद भी कर दे या फिर बहुत अधिक उत्पादन कर ले तो भी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमत वही रहेगी जो कि उद्योग द्वारा तय की होती है। आगे जानते पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। फर्म का संतुलन वह स्थिति है जहां पर उत्पादनकर्ता को कम कीमत पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही होती है। उत्पादनकर्ता इस बिंदु के बाद उत्पादन को नहीं बढ़ाता, अर्थात वह अधिकतम लाभ के पॉइंट पे होता है। न तो उससे वह कम उत्पादन करेगा, न ही वह उससे अधिक उत्पादन करेगा। फर्म के संतुलन की गणना की मुख्य 2 विधियां हैं। फर्स्ट, कुल आगम तथा कुल लागत विधि की चर्चा हम पहले वाले वीडियो यानी कि 3 पार्ट में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम केवल सीमांत आगम सीमांत लागत विधि का ही वर्णन करेंगे। जान लेते हैं एमसी और एमआर होते क्या हैं। सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में आने वाला परिवर्तन या अंतर सीमांत लागत कहलाता है। अर्थात अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं तो हम मान लेते हैं कि 10 पेन को उत्पादित करने में 100 रुपये का खर्चा आता है, यानी टीसी कितनी हुई 100 रुपये। वैसे ही हम 11वें यानी एक अतिरिक्त इकाई है ना, यानी कि 11वें पेन को उत्पादन करने में यदि टीसी बढ़ के 112 हो जाता है तो 11वें पेन की जो एमसी हुई वो कितनी हुई 112 माइनस 100 यानी कि 12 रुपये। ये 12 रुपये एमसी हुई सीमांत लागत। वैसे ही सीमांत आय एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल आगम में आने वाला परिवर्तन या अंतर सीमांत आय कहलाता है। ठीक है, पहले हमने पेन का उत्पादन किया था, हम उस पेन को मार्केट में बेचेंगे, यानी 10 पेन को की बिक्री करने से सेम एग्जाम्पल लेके चले तो 100 रुपये का लाभ होता है या 100 रुपये की आय प्राप्त होती है, यानी टीआर 100 रुपये है। वैसे ही एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री यानी कि 11वें पेन को बिक्री करने से जो टीआर में जो परिवर्तन होगा वो 112 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमआर कैसे निकलेगी, 112 में से माइनस करेंगे 100 यानी कि जो 12 रुपये होगी वो एमआर होगी, सीमांत आय होगी। आशा है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं एमसी और एमआर में तुलना। फर्स्ट सिचुएशन आती है जहाँ पे एमसी कम और एमआर है कम या अधिक है तो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। वृद्धि क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे लागत कम हो रही है उत्पादन में वृद्धि करने से, और जो आय है वो अधिक है। आय अधिक होने के कारण जो उत्पादक है वो उत्पादन में करेगा वृद्धि। सेकंड है जहाँ पर एमआर कम है और एमसी अधिक है तो फर्म उत्पादन में क्या करेगा? कमी करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से उसको आय कम और लागत अधिक उठानी पड़ रही है, इसलिए वो उत्पादन में कमी करेगा। थर्ड पोजीशन है एमआर और एमसी दोनों इक्वल हैं तो फर्म संतुलन में होगी। ठीक है, आगे जानते हैं सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। एक फर्म संतुलन की अवस्था में तब होती है जब 2 शर्तें पूरी हो। कौन कौन सी? फर्स्ट है एमआर और एमसी एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं, यह एक आवश्यक शर्त है लेकिन ये पर्याप्त शर्त नहीं है। सेकंड है जहाँ पे एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटे, ये जो है पर्याप्त शर्त है, यानी कि दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर एमसी एमआर दोनों एक दूसरे के बराबर हो और एमसी का ढलान धनात्मक या पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कैसे होता है? जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो। ठीक है, आगे इसको हम तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये यूनिट दिखाई गई है यहाँ पे टीआर, टीसी, एमआर, एमसी चारों दिखाई गई है। क्योंकि टीआर और टीसी इसलिए दिखाई गई क्योंकि टीआर से हम एमआर को निकालेंगे और टीसी से हम एमसी को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला तय होगा। एमआर निकालने का फार्मूला है
टी आर माइनस टी आर एन माइनस 1, यानी कि पहले वाली इकाई को माइनस करना। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 1 इकाई पे देखें तो 10 के आगे कुछ नहीं है, इसलिए 10 का 10 आएगा, और 20 माइनस में 10 कर देंगे कितना आएगा, फिर से 10 आएगा, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 फिर 10 आएगा। इस तरह से हम एम आर निकालेंगे। सेम ही फार्मूला एम सी में लगेगा। एम सी में हो जाएगा एम सी इक्वल टू टी सी माइनस टी सी एन माइनस 1, अर्थात पहले वाली इकाई को माइनस करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। यानी कि 15 के आगे कुछ नहीं है तो 15 का 15 आ जाएगा। 27 माइनस 15 यानी कि 10 12, 37 में 27 माइनस करेंगे फिर 10 आएगा। 45 में से 37 8, 55 में से 45 10, 67 में से 55 माइनस करने फिर से 12 आ जाएगा। अगर तालिका को हम ध्यान से देखें, इसको साफ कर देते हैं, देखें तो देखो दो कंडीशन पे एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल हो रही है, 3rd यूनिट और 5th यूनिट। 3rd यूनिट पे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही शर्त पूरी हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। उसमें बताया गया है कि एम सी जो सेकंड शर्त है, एम सी जो है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का अर्थ है बढ़ते हुए हालात में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रही है क्योंकि अगली ही यूनिट में ये यानी 4 यूनिट में ये 10 से 8 हो जाती है। अगर हम 5वीं यूनिट को देखें तो यहाँ पे दोनों शर्त पूरी हो रही है क्योंकि यहाँ 10 10 दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एम आर और एम सी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जो एम सी है वो पॉजिटिव वे में है, यानी कि 10 से वो 12 हो जाती है। ठीक है, इसी को हम आगे डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए डायग्राम। ओ एक्स पर उत्पादन की मात्रा, ओ वाई एक्स पर लागत और आगम दोनों को दिखाया गया है। जो पीपी रेखा है यानी कि उद्योग द्वारा तय कीमत एक ही होती है, वहाँ पे ए आर और एम आर दोनों बराबर हैं। ये जो यू आकार की शेप में दिख रहा है ये एम सी है। जो एम सी होती है यू आकार में होती है क्योंकि जब उत्पादन शुरू किया जाता है तो एम सी अधिक होती है, फिर वो कम हो चली जाती है, यानी कि वो इस पॉइंट पे आ जाती है। उसके बाद एक सीमा के बाद वो बढ़ने लगती है, यानी कि यू शेप की हो जाती है। एम सी वक्र ए आर वक्र को 2 पॉइंट पे छू रही है, 2 बिंदुओं पर काट रही है। कौन वे बिंदु है? एफ बिंदु और ई बिंदु। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एक दूसरे को एफ बिंदु पर तो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये संतुलित बिंदु नहीं है। उत्पादन जो फर्म करेगी वो यहाँ से आगे बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो एम सी वक्र है वो एम आर को ऊपर से नीचे काट रही है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक वे में। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है दूसरी? वो है कि वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। दब काटे तो वो संतुलित बिंदु इस हिसाब से ई हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट नीचे ले लें, जो यूनिट है यहाँ पे 1 2 ये 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5th इकाई पे जो है यूनिट उत्पादन करेगी एक फर्म, और पी कीमत पर वह ई बिंदु पर संतुलन में रहेगी। ठीक है, उपयुक्त वक्र से स्पष्ट हो जाता है कि संतुलन बिंदु ई होगा। यहाँ पर संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती हैं। कौन कौन सी? एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल हैं ई बिंदु पर, और जो एम सी है वो एम आर को नीचे से काट रही है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फर्म के अल्पकालीन संतुलन का निर्धारण और फर्म के दीर्घकालीन संतुलन का निर्धारण।